नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी क्लास में मैं लेखपाल की महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ मैं आप सभी की क्लास में हाजिर हुई हूँ। और आप सभी की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आज के MCQ से भी आप सभी लोग अपना आकलन करेंगे कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। देरी ना करते हुए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। और उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह जो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे सारी क्लासेस की लिंक शेयर कर दी जाती है। ठीक है, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। पिंकी मिश्रा 2708 में इंस्टा आईडी है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। जो निम्न उत्पादकता है उसका कारण कौन सा इसमें से नहीं है, यह बताना है। तो हम बात करें भू जोत का छोटा आकार, तो ये बिल्कुल कारण है। जो अगर भू जोत का छोटा आकार जो है निम्न जो उत्पादकता है, जो उत्पादन क्षमता है, उसके लिए कारण बन सकता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर जिसको छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है, तो यह भी हो सकता है। जनसंख्या का दबाव, यह भी जो है निम्न उत्पादकता का कारण हो सकता है। लेकिन सहकारी कृषि बिल्कुल भी नहीं है, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। सहकारी कृषि जो है सभी किसान जो सामूहिक रूप से जो खेती करते हैं वो सहकारी कृषि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यह जो है निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ओके, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा नहीं। अगर हम बात करें IRDP, तो IRDP का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है तो लिख लेंगे आप सभी लोग। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह जो है आय सृजन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। ठीक है, तो IRDP यह जो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित है। अगर बात करें ट्राइसेम, तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म होगा ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। लिख लेंगे आप सभी लोग, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यह भी जो है यहाँ आपका स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित है। अगर हम बात करें द्वाक्रा जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे DWCRA लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। ठीक है, और यह जो है IRDP की तरह ही एक जो है योजना है जो कि आपका स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में सम्मिलित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका IRDP, ट्राइसेम, ड्वाका दो सभी जो है सम्मिलित हैं। लेकिन अगर बात करें JRY की, तो JRY यानी जवाहर रोजगार योजना, जो कि एक गरीबी उन्मूलन योजना है, यह जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर हम बात करें जवाहर योजना की बात करें, जवाहर रोजगार योजना की बात करें, तो इसका गठन अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1989 इसका गठन है। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। एग मार्क। एग मार्क है, एग मार्क क्या है यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो एग मार्क जो है कृषि जो आप सभी को पता है कि कृषि मंत्रालय का नाम जो है बदल गया है, यहाँ हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह जो है गुणवत्ता गारंटी की एक मोहर है जो कि कृषि मंत्री राधा मोहन द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, तो यह गुणवत्ता गारंटी की मोहर है जिससे पता लगता है कि आपका जो कृषि उत्पाद है जो दिया गया है वह शुद्ध है, अच्छा है। ये एक गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। ठीक है, और अगर एक मार्क की फुल फॉर्म पूछा जाए तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश जो है किसमें अग्रणी उत्पादक के क्षेत्र में है? तो बता दें कि गेहूं के लिए, गन्ना के लिए और आलू के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो यह कानपुर में अवस्थित है। देखिए यहाँ से 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, नोट करते चलेंगे कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। राष्ट्रीय वनस्पतिकी विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में नहीं है, यही आपका इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली नोट कर लेंगे, यही आपका इनकरेक्ट है। इसके अलावा राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन रेडी हुए आपके।
ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। इसमें जो है ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है, बंगलुरु में नहीं दिल्ली में होगा, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगर हम बात करें कि लखनऊ योजना का संबंध है, तो लखनऊ योजना, लखनऊ प्लान आप लोगों ने सुना होगा। लखनऊ प्लान जो है फेमस है आप सभी का। यह किससे संबंधित है, तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है, जो कि 20 वर्ष की योजना तैयार की गई थी इसमें, कि आपका जो है सड़क बन के तैयार अच्छे से हो जाएंगे। तो लखनऊ प्लान के नाम से जाना जाता है, लखनऊ योजना इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सही कर लेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका निर्माण कब प्रारंभ हुआ, 1985 में, 1985 में। ठीक है, लखनऊ प्लान योजना। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, यह बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किससे जोड़ता है। तो बात करें तो यह प्रयागराज और हल्दिया, यहाँ पे लिख लेंगे प्रयागराज से हल्दिया तक जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जो है बहता कहाँ से, प्रयागराज से हल्दिया की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाबा रामचंद्र, जिन्हें किसान नेता के नाम से जाना जाता है, ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र जो है एक हिंदू परिवार से, एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं ये। ठीक है, और बाबा रामचंद्र जो है महाराष्ट्र के, बेसिकली ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और इन्होंने बचपन में ही अपना जो है घर छोड़ दिया था और ये घूमने फिरने के लिए बाहर निकल गए थे। बाद में ये जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आए और इन्होंने जो है किसान नेता इसीलिए इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने जो है किसानों को अवध में संगठित किया था। कहाँ पे, अवध में। और ये रहने वाले कहाँ के हैं, महाराष्ट्र से थे। ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो यह जोकरहा आजमगढ़, बेसिकली आजमगढ़ ही आता है, लेकिन आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ कहाँ पे अवस्थित है, ये आजमगढ़ में, जोकरहा आजमगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, अगला है कि पर्यावरण हेल्पलाइन तथा, यहाँ पे नोट करेंगे अच्छे से, पर्यावरण हेल्पलाइन तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे कौन सा है, उत्तर प्रदेश जो है पर्यावरण हेल्पलाइन तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है बिजनौर और सहारनपुर, क्या हो जाएगा, कहाँ पर अवस्थित है, बिजनौर और व सहारनपुर। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला देखेंगे फटाफट, इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो सहारनपुर तथा आगरा लोहे के बाट के लिए प्रसिद्ध है, बरेली जो है हवाई जहाज के उद्योग के लिए, नहीं, यही इनकरेक्ट है, आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। इसके अलावा चित्रकूट पत्थर के खिलौने के लिए, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। पीलीभीत बांसुरी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये 3 आपके करेक्ट हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन जिलों में, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित किन जिलों में एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। तो आपको बताना है कि एग्रो पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है निम्नलिखित में से। तो आपको बता दें कि हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी में जो है एग्रो पार्क स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा वन्य जीव विहार। तो ये बहुत ही सभी को पता होगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। तो यह हस्तिनापुर और महावीर स्वामी जो है वन्य जीव विहार जो है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर हो जाएगा और सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ अवस्थित है, यहाँ आपको बताना है। तो कमला नेहरू नगर गाजियाबाद में अवस्थित है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, कहाँ पर, कमला नेहरू नगर गाजियाबाद में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो पुरुष साक्षरता दर पूछ रहा है, तो कितना है, 77.3%। कितना है, 77.3% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे बहुत ही कम फी में बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सभी लोग फटाफट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आप सभी को जो है, आप कभी भी किसी भी वक्त अपनी क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे UPPSC 2023 की जो बैच स्टार्ट हो रही है, उसमें बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और अब बहुत ही कम फी है, आपको फ़ी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम फी में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी का जो है अनलिमिटेड क्विजेस होते हैं, मल्टीपल लाइव जो है डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किए जाते हैं आप सभी को, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो होती हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग।
इसके अलावा यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अनअकैडमी के द्वारा सीरीज़ चलाई जा रही है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट की सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें टॉप 25 जो रैंकर्स होते हैं उन्हें कुछ न कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यह भी आप इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये प्रत्येक रविवार को जो है 10 बजे होती है यह टेस्ट, ओके, तो आप इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये अलग अलग बैचेस हैं जिनको जिसकी तैयारी करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन एक बार के सब्सक्रिप्शन में आप कौन कौन सी कोर्सेज ले सकते हैं, तो अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो किन किन सी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे है आपकी वो सारी यूपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप एक बार के सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी से कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम फ़ी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी फ़ी क्राइटेरिया जो है 12 मंथ की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 9,350 रुपये आपकी फ़ी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10% और डिस्काउंट मिल जाए तो 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगी। और आपकी फ़ी कितनी हो जाएगी, 8,415 रुपये। ठीक है, 8,415 रुपये में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी, और आप सभी लोगों को इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप सभी लोग वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर कि थर्स्टन एवं लिंकर्ट ने किसके मापन हेतु पैमाने का निर्माण किया। आपको बताना है कि जो थर्स्टन एवं लिंकर्ट थे वे जो है किसके मापन हेतु पैमानों का निर्माण किया। तो इन्होंने मनोवृत्ति की जो है मापन के लिए, जो मनोवृत्ति है उसके मापन के लिए जो है इन्होंने मापन प्रणाली तैयार की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगली बात करें कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो आप बताएंगे कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। तो नीति आयोग जो है आपका 1 जनवरी 2015 को जो है अस्तित्व में आए। कब, 1 जनवरी 2015। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको पता ही है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म, ठीक है, नीति का फुल फॉर्म। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2021 और 22 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 2021 और 2022 की बजट हो रही है कि स्वच्छ भारत मिशन हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, 14,000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बर्मा नदी की बात कर रहा है, बिरमा नहीं, बर्मा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है। तो बर्मा नदी जो है हमीरपुर में अवस्थित है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवस्थित है। और हमीरपुर में ही केन, चंद्रवल, पांडवा ये सभी नदियाँ कहाँ पे हैं अवस्थित, हमीरपुर में। अगर बात करें बर्मा नदी, तो बर्मा नदी पर ही जो है स्वामी ब्रह्मानंद बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखीमपुर एवं सीतापुर की सीमा निम्नलिखित में से कौन से नदी बनाती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखीमपुर एवं सीतापुर की जो नदियाँ हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती हैं। तो घाघरा नदी बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी घाघरा नदी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई। हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई। देखिए, इस योजना के बारे में जो बात हुई वो 2019 में हुई, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई, 23 नवंबर 2020 को शुरुआत हुई। हर घर जो है स्वच्छ जल के लिए जो है यह योजना तैयार किया गया है कि हर घर जो है नल हो और स्वच्छ जल सबको मिले। ठीक है, तो ये 23 नवंबर 2020 को यह योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था। जो केंद्रीय साक्षात्कार है उसका प्रयोग जो है अमेरिकी वैज्ञानिक है रॉबर्ट मर्टन के द्वारा जो है केंद्रीय साक्षात्कार प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये भी ये समाजशास्त्री हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे आप सभी लोग। अगला है भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया आपको बताना है। तो भूदान और ग्रामदान का मतलब ये है कि जितने भी ज़मीन के जो मालिक हैं वो अपनी स्वेच्छा से जो है ज़मीन का जो दान करते हैं वो ग्रामदान कहलाता है। तो भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो जो है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है चलाया गया। 1951 में जो यह आरंभ हुआ और यह जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, यह एक क्या था, स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। ठीक है, जो कि विनोबा भावे द्वारा चलाया गया 1951 में। ओके, अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल जो है प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष होता है। पंचायतों का कार्यकाल जो है प्रथम अधिवेशन से कब तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि गुलाबी क्रांति जो है किससे मतलब किससे संबंधित है, किसको बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत हुई? तो जो प्याज और झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है गुलाबी क्रांति की शुरुआत की गई। और जो है इसके जनक जो है दुर्गेश पटेल जी हैं। ठीक है, कौन है? दुर्गेश पटेल जी जो है इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, और एम.एस. स्वामीनाथन आप सभी को पता है कि हरित क्रांति के जनक हैं और काफ़ी फेमस और विख्यात हैं। ठीक है, सबसे पहले हरित क्रांति ही आया, इस बात को आपको पता है। एकल संचयन बताएंगे आप लोग। एकल संचयन जो है किसे कहते हैं? तो एकल संचयन जो है का अर्थ यह होता है कि एक ही वर्ष में जो है एक ही फसल बोना। ठीक है, एक वर्ष में एक ही फसल की बुआई करना, एक ही फसल को वो करना जो है एकल संचयन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, एक वर्ष में केवल एक ही फसल तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक पक्का बीघा। अगर एक पक्का बीघा पूछे कि एक पक्का बीघा जो है कितने वर्ग गज के बराबर होता है, तो एक पक्का बीघा जो है 3025, ठीक है, 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। ओके, क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें से आपको गलत युग्म का चयन करना है, बताना है कि गलत युग्म कौन सा है इसमें से। अगर हम गलत युग्म की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं सोन महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो सोन महोत्सव जो है सोनभद्र में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कबीर महोत्सव जो है वाराणसी में नहीं मनाई जाती है। कबीर महोत्सव जो है गोरखपुर में मनाया जाता है। गोरखपुर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलती हैं, कबीर महोत्सव, मगहर महोत्सव और जो है ये आपका माघ पक्ष। ठीक है, तो यह कभी होता है, यहाँ आपका होता है 12 से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। और यह जो है मगहर गोरखपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे मगहर उत्सव भी जो है काफ़ी फेमस है, मगहर महोत्सव। ओके, तो ये आप लोग सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है सही सुमेल नहीं है। यहाँ पे मयूर नृत्य जो है आपका कहाँ से है? मयूर नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से है, सही है। कालाबाजी नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से, सही है। ढेड़िया नृत्य किससे है? आज की क्वेश्चन में आप सभी से हम खुद ही पूछते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ढेड़िया नृत्य कहाँ से है। तो क्योंकि ढेड़िया नृत्य द्वाबा क्षेत्र से नहीं है, तो अगर द्वाबा क्षेत्र से नहीं है तो कहाँ से है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बात करें जोगनी नृत्य, तो जोगनी नृत्य जो है ब्रिज क्षेत्र से है। ठीक है, तो ये थी आज की टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कैसे थे, क्वेश्चन की श्रृंखलाएँ कैसी थी, आपको कितने समझ में आई, ये हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जो भी क्वेरीज हो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है।